शुरुआत एमसीएल फंडिंग स्टेटस के साथ। तो दोस्तों, एमसीएल फंडिंग की पूरी व्यवस्था अभी हो चुकी है। एमसीएल फंडिंग के बारे में अभी कोई भी चिंता नहीं बची है। एमसीएल फंडिंग के लिए एक प्रॉपर यंत्रणा, एक प्रॉपर सिस्टम का निर्माण हो चुका है। ये यंत्रणा, ये सिस्टम अभी हमारे सभी बायोफ्यूल के प्रोजेक्ट्स, यानी सभी एमसीएनजी प्रोजेक्ट, एमकोल प्रोजेक्ट, इनके लिए तो फंडिंग का इंतजाम करेगी ही करेगी। लेकिन इसी के साथ ऐसे कई सारे एमएसएस जो शायद अभी बायोफ्यूल या एमसीएनजी और एमकोल प्रोजेक्ट के लिए शायद तैयार नहीं, उनके लेवल पे क्या बिजनेस करना है उसकी भी तैयारी करिए, उसके लिए भी फंड लेंगे। हमारे हर एक एमवीपी के लेवल पे जो बिजनेस का निर्माण हमें करना है, क्या इमीडिएट बेसिस पे बिजनेस कर सकते हैं, उस बिजनेस के लिए जो फंडिंग है उसका भी इंतजाम करेगी। हमारे हर तरह के जो प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, उस प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन में इमीडिएट लेवल पे कौन से बिजनेस कर सकते हैं, उस बिजनेस के लिए भी ये व्यवस्था, ये यंत्रणा फंडिंग का इंतजाम करेगी। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक ही बार वन टाइम ही फंडिंग हो चुकी है, अभी ये फंड ऐसे ही चलती रहेगी। आगे कभी भी हमें फंडिंग की कोई भी परेशानी नहीं होगी। इसका कारण यह है कि हम जिस विषय में, जिस सब्जेक्ट में, सेक्टर में काम कर रहे हैं, वो भी दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण ऐसा सेक्टर है। सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबल फ्यूल, बायोफ्यूल, सस्टेनेबल फार्मिंग, सस्टेनेबल फूड, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फूड और एमएसपी। दोस्तों, ये दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र बन चुके हैं। और जब ऐसे क्षेत्र में जब हम काम करके आरओआई दे रहे हैं, अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दे रहे हैं, वैसे तो दुनिया को भी बहुत ज्यादा रिटर्न की भी अपेक्षा नहीं, सिर्फ आप एक काम करिए और जिसके वजह से हम इस दुनिया को सस्टेनेबिलिटी की राह पर लेके चले, बस यही उनको चाहिए। और एक अच्छा रिटर्न हम दे तो फंडिंग की तो ऐसा समझिए कि इसके आगे कभी भी हमें प्रॉब्लम नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी। ऐसी अच्छी सशक्त यंत्रणा अभी हम कर चुके हैं। तो दोस्तों, फंडिंग आने वाले दिनों में कभी भी चिंता ना कभी भी हमें चिंता ना करनी पड़े, वो हमेशा ऐसा विषय होने वाला है। हमेशा फंडिंग की जितनी भी हमारी पोटेंशियल है, उतने पोटेंशियल का बिजनेस के ऊपर ध्यान देना अभी हमारा काम है। दोस्तों, अब और ऐसी परिस्थिति में हमारी सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी है, एमसीएल परिवार में जितने भी उद्योजक है, उनकी जो जिम्मेदारी वो है बिजनेस एक्शन प्लान बनाना। एक बार हमने बिजनेस एक्शन प्लान बनाया तो उसके लिए फंडिंग का तो इंतजाम यंत्रणा करेगी, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करने के लिए भी अभी स्पेशलिस्ट लोग रहेंगे। जैसे फंडिंग का काम करने वाली यंत्रणा है, उसमें प्रोफेशनल्स है जो फंडिंग को भली भांति जानते हैं, वो समझते हैं कि कैसे आगे इस फंडिंग को लाना है, काम करना है। वैसे ही कोई भी प्रोजेक्ट, बिजनेस को एग्जीक्यूट करने के लिए वहां के जो प्रोफेशनल्स हैं, प्रोफेशनल इंजीनियर्स, प्रोफेशनल आर्किटेक्ट, वो अपना अपना काम करेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी आपकी, मेरी, हम सबकी है कि बिजनेस एक्शन प्लान का निर्माण करें। हम जिस तहसील में रहते हैं, मैं जिस गांव में रहता हूं, उस गांव में कौन सा वो प्रोडक्ट तैयार कर सकता हूं जो इमीडिएटली मैं मार्केट में जाके बेच सकता हूं। वो प्रोडक्ट भी जल्दी तैयार हो और जल्द से जल्द मैं उसको बेच के एक अच्छा रेवेन्यू, एक प्रॉफिट हम सब के लिए मैं निर्माण करूं। हमारी जिम्मेदारी है कि हम जिस जिस जगह में रहते हैं, जिस तहसील में, जिस गांव में, शहर में रहते हैं, उस गांव शहर में आजू बाजू जो बिजनेसेस हो रहे हैं, उसमें कौन सी वो अपॉर्चुनिटी, कौन सी वो लिंक है, कौन सी वो डॉट है जिसको जोड़ के, या कौन सा वो प्रोडक्ट है जिसकी आज मार्केट में डिमांड है, जिसको इमीडिएट बेसिस पे मैं अपने गांव में, अपने शहर में, अपने आजू बाजू बेच सकता हूं। तो उस बिजनेस के ऊपर काम करना, उस पूरे प्रोसेस के ऊपर काम करना और उस तरह से बिजनेस एक्शन प्लान बनाना। अगर ये प्रोडक्ट है तो क्या इसके लिए मेरे किसान उसके लिए रॉ मटेरियल बना सकते हैं, या नहीं है तो मेरे किसान कौन सा रॉ मटेरियल बना सकते हैं, आज क्या बना रहे हैं, और जैसे एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन मेरे गांव में है, मेरे तहसील में, तो कौन सा रॉ मटेरियल हम आसानी से बना सकते हैं, कौन सी वो चीज है, कौन सा प्रोडक्ट है जो आसानी से हमारे गांव के तहसील के लोग बना सकते हैं, हमारी महिलाएं बना सकती है। हमारे गांव में, हमारे तहसील में लोगों के पास कौन सा स्किल है जिसका उपयोग किया जा सकता है, कौन से रिसोर्सेस है जिसका उपयोग किया जा सकता है, और जिसकी वजह से इस प्रोडक्ट का तैयार करके एक अच्छा रेवेन्यू, एक अच्छा बिजनेस का निर्माण किया जा सकता है। ये अभी हमारी जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी कि हमारे क्षेत्र को सुजलाम सुफलाम बनाने के लिए, वो बिजनेस का निर्माण करने के लिए इमीडिएटली क्या करना होगा उसका एक्शन प्लान बनाना, उसके ऊपर काम करना, और जल्द से जल्द, यानी जैसे मैंने कहा कि बायोफ्यूल प्रोजेक्ट, मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट को अपना एक थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन इमीडिएट बेसिस पे कौन से बिजनेसेस शुरू हो सकते हैं,
अलग अलग एक एंटरप्रेन्योर के लेवल पे कौन से बिजनेस शुरू हो सकते हैं, इसके ऊपर काम करना, ये हमारी इंपॉर्टेंट अभी जिम्मेदारी है। और बेसिकली ये सब चीज जो हम कर रहे हैं, हम बेसिकली इसकी शुरुआत हमने कभी भी बिजनेस करना है, प्रॉफिट कमाना है, पैसे कमाना है, इसके लिए किए ही नहीं। लेकिन बिजनेस कंपलसरी है, बिजनेस करना ही पड़ेगा, बिकॉज बिजनेस ही वो माध्यम है कि जिसकी वजह से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। और हमारा एक ही लक्ष्य है कि हमें अपने देश को फिर से दुनिया का सबसे महान देश बनाना है। हमारा देश जो दुनिया में सिविलाइजेशन में 95% ऑफ द टाइम दुनिया का सबसे महान ऐसा देश था, जो ना कि सिर्फ दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था, लेकिन हर सेक्टर में, हर क्षेत्र में भारत ने दुनिया का नेतृत्व किया है। हर क्षेत्र में भारत ने दुनिया को सही राह दिखाई है। और आज भी हम वो काबिलियत रखते हैं, आज भी हम वो कर सकते हैं। बस उसी स्थान पर फिर से देश को लेके जाना, ये हमारा लक्ष्य है। और उस लक्ष्य के लिए हमें बिजनेस करना कंपलसरी है, कंपलसरी। अभी इतने साल मेहनत करने के बाद, बिजनेस करने के बाद, काम करने के बाद, हमने देखा है कि एक्चुअली ये करने के लिए क्या करना होगा, इसके लिए कौन सी ब्लूप्रिंट, कौन सा रोड मैप, किस तरह से उपाय योजना करनी होगी। और वही है 5E मिशन। दोस्तों 5E मिशन यानी वो रोड मैप है, वो ब्लूप्रिंट है कि जिसकी वजह से हम अपने देश को वहां उस स्थान पर लेके जा सकते हैं। हमें अपने देश में, हर राज्य में, हर गांव में, हर शहर में, हर जगह इस 5E मिशन के लिए शुरुआत करनी है। और इस 5E मिशन के तहत वो 5 जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स है, उसको पूरा करना है। और उसको उसको पूरा करने के बाद जितनी रिसोर्सेज आज हमारे देश में है, जितनी अपॉर्चुनिटी आज हमारे सामने है, हम बहुत जल्द अपने देश को दुनिया की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बना सकते हैं, देश को फिर से उस स्थान पर लेके जा सकते हैं। और दोस्तों इस 5E मिशन में नंबर 1 ई अगर कुछ है, यानी 5E मिशन में यानी 5 ई है, जो 5 लक्ष्य है जो हमें प्राप्त करने हैं। अभी इसमें सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य, सबसे महत्वपूर्ण ई अगर कोई है तो वो है एनवायरनमेंट, पर्यावरण। इस 5E में सबसे पहला हमने लिखा है पर्यावरण, क्योंकि ये है सबसे महत्वपूर्ण। पिछले 22 सालों से हम इस पे काम कर रहे हैं। 22 सालों में जब जब शुरुआत की, तब डे वन से सिर्फ एक ही मिशन था कि अपनी इस प्रकृति को, इस धरती माँ को बचाना है, इस ग्लोबल वार्मिंग से बचाना है, इस क्लाइमेट चेंज से बचाना है। इतने साल मेहनत करने के बाद इनिशियली हमने भी एनजीओ जैसे काम करना शुरू किया, कई जगह जाके सेमिनार्स किए, लोगों को अवेयर किया, इंडस्ट्रीज में जाके कई सारे काम किए। लेकिन बाद में पता चला कि ये काम अवेयरनेस नहीं होगा, इसका सिर्फ एक ही तरीका है, वो है बिजनेस। अगर हमें सच में इस प्रकृति को बचाना है, तो ऐसी सभी चीजें जो आज इस प्रकृति को नुकसान पहुंचा रही है, जो प्रकृति को खराब कर रही है, ऐसी सभी चीजों को हमें रिप्लेस करना होगा ऐसी चीजों के साथ जो चीजें हमारी जरूरतों को भी पूरा करे और इस प्रकृति का भी ख्याल रखे। और ऐसी ऐसी सब चीजें करने के लिए ये जो प्रोसेस है, ये तो कंपलसरी करना होगा बिजनेस के साथ, इसको तैयार करना होगा और बेचना होगा। और दोस्तों ये जो प्रोसेस है ना, इस प्रोसेस में बाकी के 4 जो ई है वो हमारे सफल होंगे, क्योंकि हमारे पास उतने रिसोर्सेस है। जब हम इसके ऊपर काम करेंगे तो 100% हमें जो रोजगार देना है हमारे लोगों को, वो भी सफल होगा। ये काम करने के लिए हमें जो प्रोडक्ट्स बनाने होंगे, उसके लिए कंपलसरी रॉ मटेरियल खेती से आएगा, इसके लिए किसानों का सक्षमीकरण होगा। ये तैयार करेंगे हमारी महिलाएं, तो महिलाओं को सक्षमीकरण होगा। इसमें हमारे पास इतने नेचुरल रिसोर्सेस है और हर राज्य में, हर गांव में है, तो इसीलिए वहां की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, और सिर्फ आर्थिक नहीं, आर्थिक और सामाजिक प्रगति इस प्रोसेस में होगी। और अल्टीमेटली हमें हर क्षेत्र को ऊर्जा में स्वयं पूर्ण करना होगा, वो इसके तहत होगा दोस्तों। और एनवायरनमेंट, पर्यावरण, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। यानी ये हमारा पूरा जो अस्तित्व है, मनुष्य का अस्तित्व इस पर्यावरण पे टिका हुआ है। और सिर्फ पर्यावरण नहीं, ये पर्यावरण में जो संतुलन कुदरत ने बनाया है, ये माँ ने बनाया है, उस संतुलन पे हमारा अस्तित्व टिका हुआ है। और उस संतुलन में सभी आते हैं, सभी जीव जंतु आते हैं, सब लिविंग नॉन लिविंग चीजें भी आती है। हम अगर अपने भविष्य के बारे में सोच रहे हैं, अपने अस्तित्व के बारे में सोच रहे हैं, तो बहुत जरूरी है कि जंगल भी हो, जंगल में सभी तरह के प्राणी भी हो, चिड़िया भी हो, पानी, सब कुछ सही हो। और हम बहुत बार इसको भूल जाते हैं। इनफैक्ट कोई भी बिजनेस करे, आई मीन आजू बाजू की जो परिस्थिति अभी चल रही है,
जो कोई भी बिजनेस बिजनेस हाउस या बिजनेस करने की कोशिश करता है तो उसका सिर्फ फोकस होता है ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट। इन्वायरमेंट तो आता ही नहीं है, एंड में आता है। ये सब होने के बाद अगर मुझे फुर्सत मिले तो मैं एनवायरनमेंट की तरफ देखूंगा, लेकिन ये बहुत गलत है। इनफैक्ट निजी तौर पर भी, वैयक्तिक स्तर भी स्तर पर भी हम अपने बीवी बच्चों का ख्याल रखते हैं, अपने फैमिली का सोचते हैं, लेकिन हम पर्यावरण को कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, उसका उसका ख्याल कैसे रह सकते हैं, इसके बारे में सोचते ही नहीं। और ये सबसे महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, हमें जो बिजनेसेस करने हैं, हमें सिर्फ और सिर्फ पर्यावरण के लिए करने हैं, क्योंकि एक बार वो करें तो सब चीजें सुलझ जाएगी, सभी हमारे प्रॉब्लम दूर होंगे। और हम अपने बिजनेस से आज पर्यावरण के कई सारे इशू, कई सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं और करने वाले हैं। यही हमारा मकसद है। और ऐसा ही एक पर्यावरण का प्रॉब्लम मैं आज आपके सामने रखने वाला हूं। और वो दुनिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज बन चुका है पर्यावरण का, और वो है प्लास्टिक का प्रदूषण। सबसे बड़ा प्रॉब्लम, यानी प्लास्टिक, आप सोच नहीं सकते कि पर्यावरण का जो भी हिस्सा है, हर हिस्से को बर्बाद कर रहा है प्लास्टिक, हर चीज को बर्बाद कर रहा है प्लास्टिक। हमारी इस दुनिया में जितने भी जीव जंतु है, जितने भी प्राणी वनस्पति है, वो दो तीन बेसिक चीजों के ऊपर डिपेंडेंट है। जल, पानी, आकाश, हवा और जमीन यानी मिट्टी। और इन तीन ही चीजों को बहुत बुरी तरह से बर्बाद कर रहा है ये प्लास्टिक। क्या आपको पता है कि प्लास्टिक में, यानी हमारी पृथ्वी के ऊपर एक संतुलन है। क्या है कि हमारी इस पृथ्वी के ऊपर 71% सरफेस के ऊपर पानी है और 29% सरफेस के ऊपर जमीन है। ये जो प्रोपोर्शन है, उसकी वजह से आज भी चीजें कंट्रोल में है। जितना भी प्रदूषण हम करते हैं ना, उस प्रदूषण में से 97% जो प्रदूषण है, इमिशन है, वो ये पानी ले रहा है, सोख रहा है। और सिर्फ 3% जो प्रदूषण या इमिशन है, उसके वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जो हम आज देख रहे हैं और भुगत रहे हैं। सोचिए अगर ये नहीं होता तो क्या परिस्थिति होती थी। और ये जो समुंदर है, जो ये पानी जो इतना जरूरी है, इतना महत्वपूर्ण है हमारे सभी पूरे जीवन के लिए, व्यवस्था के लिए, उस पानी को इतनी बुरी तरह से ये प्लास्टिक बर्बाद कर रहा है। आज कम से कम हर दिन 2000 बड़े ट्रक, छोटे नहीं बड़े ट्रक, इतना प्लास्टिक समुद्र में जा रहा है। 2000 दिन के ट्रक। और ये जो प्लास्टिक है ना दोस्तों, ये प्लास्टिक यानी जहर है। ये प्लास्टिक यानी बहुत ही डेंजरस ऐसे केमिकल्स है। ये अंदर पानी में जाने के बाद थोड़ा थोड़ा जो जैसे इनका विघटन होता है, वो जहर बाहर आता है। और वो जहर जो है, वो इस पानी में जो हमारे स्थित जो वनस्पति है, जो फिश है, जो एक्वेटिक सब बायोडाइवर्सिटी है, उसको खराब कर रहा है। 2000 ट्रक अगर उसमें पत्थर जाते तो प्रॉब्लम नहीं थी, पत्थर इनर्ट है। ये प्रॉपर डेंजरस केमिकल्स है, ये जहर है जो हर दिन 2000 ट्रक हम इसमें डाल रहे हैं। आज दुनिया में 12% प्लास्टिक को, जितना भी प्लास्टिक हम इस्तेमाल करते हैं, 12% प्लास्टिक को जलाया जाता है, इंसिनरेशन। और जब जलाया जाता है ना दोस्तों, तो जो गैसेस का निर्माण होता है वो नॉन कार्सिनोजेंस है। यानी ऐसे वायु है कि जो पता है कि इससे कैंसर होता है। कई सारे रिपोर्ट्स, कई सारे केसेस, एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है। करोड़ों टन प्लास्टिक हम तैयार करते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं, और उसमें से 12% यानी करोड़ों टन हम उसको जला रहे हैं, और उससे इतनी भयंकर वायु का निर्माण तय हो रहा है और वो हवा में जा रहा है। और वो बहुत भयंकर कारण है आज की जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का प्रॉब्लम चल रहा है उसका। जितना भी सॉलिड वेस्ट तैयार होता है हर दिन, आपको पता है कि अभी हर जगह में, सिर्फ शहर ही नहीं, गांव में भी कचरे के पहाड़ तैयार हो रहे हैं। और उसमें अब गीला और सूखा ऐसा कचरा बोलते हैं ना, सूखे का मतलब प्लास्टिक है, सूखे का मतलब 80% प्लास्टिक है। तो सोचिए कि इतना प्लास्टिक जब हर दिन तैयार हो रहा है और हम लोग उसको डाल रहे हैं, तो ये थोड़ा थोड़ा विघटन होके, या जब भी बारिश आती है, ये प्लास्टिक हर जगह जा रहा है। ये छोटे छोटे उसका विघटन होके आप देखेंगे तो सॉइल के नीचे, हमारी जमीन के मिट्टी के अंदर अभी प्लास्टिक है। आप कुएं देखेंगे, तालाब देखेंगे, पानी के हर स्रोत में आज प्लास्टिक है। तो ये तीनों यानी जल, जमीन और वायु, हर चीज को बुरी तरह से आज प्लास्टिक खत्म कर रहा है।
इनफैक्ट ऐसी परिस्थिति आज की तारीख में है कि थोड़े ही दिनों में इतना ज्यादा प्लास्टिक इस पृथ्वी पे होगा कि उसका वजन आज इस पृथ्वी के ऊपर जितने भी वनस्पति और प्राणी हैं, पानी में है, जमीन पे है, दोनों मिला के जितना वजन है ना, उससे ज्यादा प्लास्टिक का वजन होने वाला है। ऐसी भयंकर परिस्थिति में आज हम जी रहे हैं और यही कारण है पूरी दुनिया अभी प्लास्टिक के खिलाफ काम कर रही है। पर्यावरण के ऊपर काम करने के लिए यूनाइटेड नेशन ऑफ कोर्स सबसे बड़ी जिम्मेदारी लेके बहुत गंभीरता पूर्वक अभी हर साल हम एनवायरनमेंट डे या विश्व पर्यावरण दिन, जागतिक पर्यावरण दिन मनाते हैं। जागतिक पर्यावरण दिन ये 5 जून को होता है, लेकिन वो एक दिन नहीं, पूरे साल भर वो जागतिक पर्यावरण दिन के ऊपर जो थीम होती है, जो विषय होता है, उस पर साल भर काम किया जाता है। हर पर्यावरण दिन के ऊपर एक थीम होती है, एक विषय होता है और एक देश होता है जो इसका आयोजन, होस्ट कंट्री होती है। यूनाइटेड नेशन गंभीरता सबसे ज्यादा होती है, उसके अनुसार वो विषय डिसाइड करती है और वो पूरी दुनिया को देती है और बहुत गंभीरता पूर्वक इस विषय के ऊपर काम होता है, चेक्स होते हैं कि हो रहा है कि नहीं। 1972 में पहली बार पर्यावरण दिन की शुरुआत हुई, अमेरिका में उसकी कॉन्फ्रेंस हुई और नेक्स्ट साल यानी 1973 में जब पर्यावरण दिन हुआ तब उसका विषय था सिर्फ एक दुनिया, ओनली वन अर्थ, सिर्फ एक पृथ्वी। यानी इतने गंभीर विषय से शुरू होके इस साल जो 2024 में पर्यावरण दिन था, उसका उसी टाइम हमारा वेबिनार भी था और उस वेबिनार में मैंने सिर्फ ये विषय लिया था और इस 24 में जो विषय था वो था लैंड रिस्टोरेशन, डेजर्टिफिकेशन, डॉट, यानी जमीन के बारे में विषय था 2024 में। आपको पता है 2023 में कौन सा विषय था? यानी एक पिछले साल विषय था प्लास्टिक पोल्यूशन, सॉल्यूशंस टू प्लास्टिक पोल्यूशन। और आपको पता है आने वाले साल में कौन सा विषय है? वो भी है प्लास्टिक पोल्यूशन, एंडिंग प्लास्टिक पोल्यूशन। तो पूरी दुनिया जब हर साल प्लास्टिक को लेके ये काम करे तो सोचिए कितना भयंकर ये विषय बन चुका है। और इसका कारण क्या है? इसका कारण है अमर्याद इसका उपयोग, इस प्लास्टिक का उपयोग, हर जगह प्लास्टिक का उपयोग। यानी जहां हमारे पास ऑप्शंस है, कुछ कर सकते, वो भी छोड़ के सिर्फ और सिर्फ प्लास्टिक। हर बिजनेस में है प्लास्टिक, हर प्रोडक्ट में है प्लास्टिक, हर सेक्टर में आप जाएंगे, किसी भी सेक्टर में वो प्लास्टिक का उपयोग होता है, नहीं होता ही है। और इसका कारण क्या है? प्लास्टिक एक ऐसी चीज है जो बहुत आसानी से मिलती है। ऑफकोर्स तो प्लास्टिक बनता है क्रूड ऑयल से, बहुत आसानी से मिलता है, बहुत चीप होता है, बहुत सस्ता मिलता है, ड्यूरेबल होता है, यानी वो एक बार हमेशा के लिए चलता है, टूटा फुट्टा कुछ उसकी चिंता नहीं है। तो बहुत आसानी से सिंपल। तो सभी लोग बिजनेस के बारे में, जैसे मैंने कहा, लोग सिर्फ और सिर्फ सोचते हैं बिजनेस प्रॉफिट रेवेन्यू के बारे में। तो हर जगह आज प्लास्टिक, हर जगह प्लास्टिक, जहां नहीं होना चाहिए, कोई सेंस ही नहीं है, ऐसी जगह पे भी हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ प्लास्टिक। पैकेजिंग इंडस्ट्री, अभी ऑनलाइन इंडस्ट्री इतनी बड़ी हो चुकी है, कोरोना के बाद जैसे ऑनलाइन का जमाना शुरू हो गया, तो ऑनलाइन अभी ऐसा समझे कि हमारी जिंदगी का एक अभी पार्ट बन चुका है। यानी कोरोना तो चला गया, लेकिन ये ऑनलाइन जिंदगी अभी शुरू हो गई। ये इतनी सिंपल सिंपल चीज जो हम आसानी से घर से बाहर निकल के लेके आ सकते हैं, वो भी हम ऑनलाइन मंगाते हैं। और कंपनियां भी वैसी तैयार हुई है, 15 मिनट में आपको मिलते हैं, गेहूं चावल से लेके जो आपको चाहिए ना वो मिलता है। और इन सबके लिए जो पैकेजिंग लगती है ना, वो सब आता है प्लास्टिक पर। इतनी पैकेजिंग इंडस्ट्री बढ़ गई है, इतना बड़ा उपयोग प्लास्टिक का बढ़ चुका है इस ऑनलाइन की वजह से। और अभी ऑनलाइन ही सभी जगह चल रहा है और हर साल ये प्लास्टिक का उपयोग इसकी वजह से बढ़ रहा है। बॉटल्स, हर बॉटल आज प्लास्टिक की बने, हर बॉटल। और मैं सिर्फ पानी की बोतल की बात नहीं कर रहा हूं, पानी की बोतल तो पता है, जब भी हम लोग प्लास्टिक की बात करते हो पानी का बोतल हमें याद आता है। ऑफकोर्स 1 लीटर छोटे से लेके सब पानी की बोतल तो जैसे कंपलसरी है प्लास्टिक की बोतल, ऐसे होता है पानी का बोतल। लेकिन सिर्फ उतना ही नहीं, हर एक कोल्ड ड्रिंक, आप कोई भी कोल्ड ड्रिंक आज की तारीख में लीजिए, प्लास्टिक की ही बोतल में आता। एक जमाना था जब वो कांच में हुआ करता था, वो अलग अलग। अभी तो सिर्फ प्लास्टिक, थोड़ा छोटा लीजिए बड़ा लीजिए, सिर्फ प्लास्टिक। वो तो जाने दीजिए, दवाइयां, आपने सभी ने देखा होगा कि दवाइयां हमेशा
कांच के शीशे में होती थी, कैप्सूल्स होते थे या लिक्विड होती थी। आज बाय डिफॉल्ट हर जगह सिर्फ और सिर्फ प्लास्टिक, हर दवाई आपको प्लास्टिक की बोतल में मिलेगी। उतना ही नहीं, जो यानी तेल हो या कोई भी चीज जो हम इस्तेमाल करते हैं और कई सालों से शायद इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि पहले कांच की शीशी में आता था, कांच की शीशी में आता था, मेटल की शीशी में आता है, लेकिन अभी तो बाय डिफॉल्ट प्लास्टिक आ रहा है, हर जगह प्लास्टिक आ रहा है। कोई भी बॉटल अगर आप देखोगे किसी भी चीज के लिए अगर व्यवस्था बनाई है तो सिर्फ और सिर्फ प्लास्टिक। शैम्पू लीजिए, कंडीशनर, जो कुछ लीजिए आप, सिर्फ और सिर्फ प्लास्टिक है। और फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, कई सारे ऐसे प्रोडक्ट जो हमें हर दिन लगते हैं, कंपलसरी लगते हैं, सुबह उठने के बाद इमीडिएटली लगते हैं, ऐसी मैक्सिमम चीजें आज की तारीख में प्लास्टिक से बन रही है। वो ब्रश हो, वो टूथपेस्ट हो, हर चीज आज प्लास्टिक है। यानी रात को सोते समय जो भी चीजें आप अपने किचन में इस्तेमाल करते हैं, अपने टॉयलेट में, हर जगह आप देखेंगे तो उसके कंटेनर, उसका हर जगह मैक्सिमम जगह प्लास्टिक होता है। किचन में प्लास्टिक है, किचन में प्लेट्स प्लास्टिक के हैं, कितने कितने सारी चीजें आज प्लास्टिक की हो चुकी है। ट्रेवल, यानी स्कूल के बैग से लेके अगर आपको बाहर कहीं जाना है, घूमना है, उसके बैग से लेके हर दिन जो हमें बैग्स लगती है ना, छोटी छोटी बड़ी, जो कुछ रखता है सब कुछ प्लास्टिक से बन रहा है। फर्नीचर, एक जमाना होता था कि मैं मेरे स्कूल के वजह से दिनों में वो कुर्सियां हमेशा मेटल इसकी होती थी, पत्थर की होती थी, स्टूल हमेशा लकड़ी के होते थे, स्टूल या टेबल। अभी तो आप जो कुछ देखोगे सब कुछ प्लास्टिक से बन रहा है, हर चीज फर्नीचर की प्लास्टिक से बन रही है। घरों में जितने भी चीजें हमें लगती, डोर मैट से जो शुरू होती है पर्दों तक, और कई सारे, जैसे मैंने किचन में भी कहा, प्लेट्स, चम्मच और हर चीज, लैंप हो, आप देखोगे ना तो हर जगह प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये तो छोड़िए, जब घर को अच्छा रखने के लिए जिन फूलों का हम इस्तेमाल करते हैं, घर आकर्षित दिखे दिखे या उसको डेकोरेशन करने के लिए फूलों का इस्तेमाल करते हैं, आप देखेंगे मैक्सिमम जगह पे आप अभी लोग प्लास्टिक के फूल रख रहे हैं, प्लास्टिक के फूल। घर में एंट्री करने के लिए जो तोरण होता है वो प्लास्टिक का बना हुआ होता है, असली फूल नहीं। यहाँ तक कि पेड़, शहरों में अगर आप देखोगे ना तो शहरों में जो अंदर जाते समय, और अंदर भी कुछ पेड़ उन्होंने वो रखते हैं वो जगह पे, और वो पेड़ भी वो प्लास्टिक के होते हैं, वो ओरिजिनल नहीं होते, जिसे उनको घर का सुशोभीकरण करना है। यानी ऐसे चीज हम कर रहे हैं। और फेस्टिवल्स, अभी 2-4 दिन के बाद क्रिसमस है, अभी जाइए मार्केट में, आप हर चीज आपको प्लास्टिक की मिलेगी। वो क्रिसमस ट्री से लेके कुछ भी लीजिए तो प्लास्टिक का आपको दिखेगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, आप गणपति हो, होली हो, दिवाली हो, ईद हो, कोई भी आप त्योहार लीजिए, कोई भी त्योहार लीजिए, और जो त्योहार में जो चीजें आपको मिलती है ना, सब कुछ प्लास्टिक का है। टॉयज, हमारे यहाँ पर जो भी टॉयज का, खिलौने का जो बिजनेस है ना, सब कुछ चाइना से वो खिलौने आते हैं और सब प्लास्टिक के हैं। कई सारी चीजें, अगर हम उसके ऊपर पढ़ाई करेंगे तो हमें पता चलेगा कितनी सारी चीजें हम प्लास्टिक से बना रहे हैं आज, जिसकी शायद जरूरत भी ना हो। और इसके वजह से जो कचरे का निर्माण हो रहा है, अभी प्लास्टिक का कचरा भी अगर आप देखोगे ना, तो प्लास्टिक का कचरा वैसे देखा जाए तो दो तरह का होता है, एक बड़ा कचरा और एक बहुत छोटा सा कचरा। छोटे में भी माइक्रो मैक्रो होता है, लेकिन जो बड़ा कचरा होता है ना, वो रिसाइकलिंग के लिए जाता है। दुनिया में जितना भी प्लास्टिक इस्तेमाल होता है ना, 9% जो दुनिया का एवरेज है, वो रिसाइकलिंग के लिए जा रहा है। वो 9% कौन सा? बड़ा कचरा, यानी बड़े बड़े बॉटल्स, या बड़े बड़े आपकी जो कुर्सी टूट गई है तो उसका जो कचरा जाता है, तो बड़े बड़े पार्ट्स वहां जाते हैं। लेकिन वो कितना कम है, 9%। यानी जो डेवलप्ड कंट्री है वो ज्यादा कर रहे हैं, डेवलपिंग कंट्रीज में तो और बहुत कम है। बाकी का पूरा 91% जो कचरा है वो ऐसे ही जा रहा है। वो 91 जो कचरा है, 91% कचरा है, वही करोड़ों टन कचरा है, और जो हर चीज को आज बर्बाद कर रहा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कचरा जो है प्लास्टिक का, जो बर्बाद कर रहा है, वो है माइक्रो प्लास्टिक। माइक्रो प्लास्टिक, प्लास्टिक का वो कचरा जिसके साइज छोटे हैं, यानी हमारा 1 सेंटीमीटर ना, आधे सेंटीमीटर से छोटे, 5 mm से छोटे जो कचरा है ना, वो माइक्रो प्लास्टिक जिसे कहते हैं। और सबसे बुरा हाल, सबसे बड़ा दुष्परिणाम अगर या डैमेज अगर कोई कर रहा है तो ये माइक्रो प्लास्टिक है। ये कैसे करते हैं? तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये प्लास्टिक
अभी इस्तेमाल करने के बाद जब हम छोड़ देते हैं, जैसे इंसिनरेशन में भी बहुत सारे पार्टिकल्स इसके निकलते हैं प्लास्टिक के। आप कचरे में डालते हो, अब आपने देखा होगा कि हर टाइम वो कचरे को आग लगती है। आग जब कचरे को लगती है तो क्या जलता है मुझे बताइए? मिट्टी तो नहीं जलेगी, जो गीला कचरा वो नहीं जलेगा, सूखा कचरा ही जलेगा जिसके लिए वो जलाया जाता है मैक्सिमम टाइम। और सूखे कचरे में जैसा मैंने कहा 80 to 90% इज प्लास्टिक। तो इसकी वजह से जो धुआं, जो कचरा तैयार हो रहा है, और पानी में भी जो छोटे छोटे जाता है, लेकिन हवा का प्रदूषण जो हमने देखा कि दिल्ली में आज दुनिया का सबसे ज्यादा हवा का प्रदूषण है, और कई शहरों में आज ये बढ़ता जा रहा है। और उस प्रदूषण में जो इंडेक्सेस है, जो जो चीजें जो दिखाई देखी जाती है कि पोल्यूशन में ये क्या क्या है, जिसकी वजह से देखा जाता है कि पोल्यूशन कितना सीरियस है। सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट नंबर 1 पे अगर कोई है तो है पार्टिकुलेट मैटर 2.5 माइक्रोन। पार्टिकुलेट मैटर है धूलिकण, छोटे छोटे कण। अब ये दो चीजें होती है जो एयर पोल्यूशन में देखी जाती है। धूलिकण वो जिनका साइज है 10 माइक्रोन, और धूलिकण वो या कण वो जिनका साइज है 2.5 माइक्रोन। अभी आपको पता है 2.5 माइक्रोन, ये जो आप देख रहे हैं वो बाल है, बाल। बाल का जो डायमीटर है वो 50 से 70 माइक्रोमीटर है। उस बाल के अगर आप टुकड़े करेंगे तो उस एक डायमीटर में 20 आपको ये एक तैयार होंगे पीएम, पार्टिकुलेट मैटर 2.5 माइक्रोन के, उससे भी छोटे होते हैं। और जो सबसे डैमेज आज कर रहे हैं ना, यानी ये एनवायरनमेंट को, पर्यावरण को, हर एक जीव को, मनुष्य की तो बात है ही, हम हमेशा मनुष्य के बारे में सोचते हैं, हर एक जीव को, वो है प्लास्टिक के वो कण जो बहुत छोटे हैं। वो इतने छोटे होते हैं, 2.5 माइक्रोन से भी छोटे होते हैं। जब हम सांस लेते हैं ना, सांस ले रहे हैं हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं। जब ऑक्सीजन ले रहे हैं तो ऑक्सीजन के साथ, सांस के साथ वो छोटे छोटे धूलिकण जा रहे हैं। और हमारे लंग में जब वो ऑक्सीजन निकल के ब्लड में घुल मिल जाता है, उसके साथ प्लास्टिक जा रहा है। हर जगह प्लास्टिक जा रहा है, हर जगह। ये इतना छोटे, इतने छोटे माइक्रोप्लास्टिक, ये जो धूलिकण है 2.5 माइक्रोन के, ये आज खून के साथ हर चीज में, ब्रेन से लेके हर एक चीज, हर एक ऑर्गन में जा रहा है। और जैसा कि मैंने कहा कि ये इनर्ट नहीं है। एंड नॉर्मल अगर धूलिकण हो या धूल से अगर आती हो, अगर उसमें मिट्टी हो, तो शायद वो इतना डैमेज ना करे, क्योंकि वो इनर्ट है। जैसा मैंने कहा कि 2000 ट्रक अगर मिट्टी या पत्थर जाए पानी में, तो शायद वो इतना नहीं करेंगे कुछ प्रॉब्लम, क्योंकि वो इनर्ट है। ये ये केमिकल है, ये जहर है, जो जहर अभी हर ऑर्गन में जा रहा है, हर जगह। और हर ऑर्गन को वो डैमेज कर रहा है, उनकी जो कार्य क्षमता है उसको डैमेज कर रहा है। आप देखोगे कि प्लास्टिक की वजह से एंडोक्राइन सिस्टम, जितने भी हमारी ग्रंथि है, जितने भी अलग अलग हार्मोन्स तैयार होते हैं, जिसकी वजह से पूरा हमारा शरीर चलता है, वो डैमेज हो रहा है। रिप्रोडक्शन डैमेज हो रहा है हमारा। कैंसर बहुत फैलता जा रहा है इस प्लास्टिक की वजह से। और कई सारी रिपोर्ट, कई सारी चीजें आप देखो, जब डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं तो उनको सब प्लास्टिक नजर आ रहा है। इस लेवल तक अब ये प्लास्टिक का जा चुका है। और इतना ही नहीं, ये प्लास्टिक, ये सिर्फ हम मनुष्य के बारे में सोचते हैं, कई सारे जीव जंतु को किस तरह से प्लास्टिक बर्बाद कर रहा है, ये तो आप, यानी हर जगह आपको इसके बारे में रिपोर्ट मिलेगी। प्लास्टिक की वजह से क्या हो रहा है, यानी प्लास्टिक की वजह से जो पक्षी है उसमें कैसा डैमेज हो रहा है, बहुत आपको कई सारी रिपोर्ट्स मिलेंगी। प्लास्टिक की वजह से हमारी खेती कैसे बर्बाद हो रही है, आपको कई सारी रिपोर्ट मिलेगी। उसका कारण है इतने बड़े लेवल पे हम प्लास्टिक का उपयोग करते हैं, हर जगह कर रहे हैं। और ये माइक्रो प्लास्टिक बन के अभी हर जगह ये तबाही कर रहे हैं। और बस यही हमें काम है ना, यही हमारी जिम्मेदारी, क्योंकि हमें इस पर्यावरण की ये जो हानि हो रही है उसको रोकना है। ये मेन उद्देश्य है जिसकी वजह से 22 साल से हम लोग काम कर रहे हैं। तो अभी हमें क्या करना है कि 5E मिशन के तहत, जो पहला ई है हमारा एनवायरनमेंट, उसके तहत हमें एक लक्ष्य रखना है कि हम जिस क्षेत्र में अगर 5E मिशन का काम करेंगे तो उस क्षेत्र को हम प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र करेंगे। ये हमारी जिम्मेदारी। और ये कैसे करेंगे हम? तो वो भी बिजनेस करके, यानी हमारे यहाँ अभी हमें तो ये देखना पड़ेगा कि हमारे यहाँ कौन सी चीजें प्लास्टिक से हो रहा है, और कौन सी वो चीजें हम तैयार कर सकते हैं जो इस प्लास्टिक को रिप्लेस करेंगे। वो हमारी जरूरतों को भी पूरा करेगी और प्लास्टिक को रिप्लेस करेगी। कितना काम करना है। और वो जो सेंटर है हमारा, जो 5E मिशन का सेंटर है, ऐसा समझे कि 5000 परिवारों के लिए हमारा लक्ष्य है कि हम 60%
लोगों को अपने साथ इस मिशन में शामिल करें, और बहुत जरूरी है। यानी 60% यानी 3000 परिवार। अब ये 3000 परिवार अगर ठान ले कि नहीं, हम प्लास्टिक नहीं हम इस्तेमाल करेंगे, तो एक बहुत बड़ा वो कस्टमर बन गया। यानी हम जो माल तैयार करेंगे, प्रोडक्ट तैयार करेंगे, वो कहीं बेचने के लिए जाने की जरूरत ही नहीं हमें, अगर उस मिशन का हिस्सा ये सब लोग होते हैं। और ये जो काम करेंगे उसमें लिए उस 3000 परिवारों में हमारे किसान भी है ना, जो उसके लिए माल बनाएंगे, रॉ मटेरियल बनाएंगे, हमारी महिलाएं हैं जो उसको निर्माण करेगी, तैयार करेगी, हमारे युवाएं हैं जो इसको बेचेंगे, और कई सारे ऑप्शंस है दोस्तों। इतने सारे ऑप्शन भारत में जो दुनिया में किसी के पास नहीं। अपने पास हमारे देश में नारियल के ट्री से, नारियल के पेड़ से कई सारी चीजें बनाई जा सकती है। इसका संशोधन केंद्र है, और वो आज से नहीं है, कई सारे देशों में शायद उन्होंने रिसेंटली किया। हम बहुत, हमारी संस्कृति है वो। कई सारे ऐसे प्रोडक्ट बन सकते हैं कि जो प्रोडक्ट अब आसानी से इस प्लास्टिक को हम रिप्लेस कर सकते हैं। वो है, बनाना है। लेकिन जो स्थानिक, जो हमें चीजें मिलती है, स्थानिक कई सारी चीजें मिलती है, तो वहां के जो एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन के साथ जैसे जो उगाया जा सकता है, उससे कई सारी चीजें बनाई जा सकती है। बाम्बू कितना बड़ा ऑप्शन है हमारे लिए। बाम्बू से कई सारी चीजें बनाई जा सकती है जो आसानी से प्लास्टिक के कई सारे प्रोडक्ट को रिप्लेस कर सकती है। उतना छोड़िए, सिंपल हमारे गांव में, हमारे यहाँ, हमारे क्षेत्र में अगर मिट्टी से कई सारे ऐसी चीजें बनाई जा सकती है जो प्लास्टिक को रिप्लेस कर सकती है, क्यों ना करे। हमारे यहाँ जो लोग हैं जो इस मिट्टी के बर्तन तैयार कर सकते हैं, उसका काम कर सकते हैं, उनको कितना अच्छा रोजगार मिलेगा। क्या जरूरत है इस प्लास्टिक की। तो प्लास्टिक वो है, या ग्लास की कुछ चीजें हैं, कई सारे ऑप्शन है, और यही तो हमारा काम है। देखो हमारी जिम्मेदारी क्या है, यही है कि देखना, सोचना ये कि हम क्या कर सकते हैं। मैं जो इस एरिया में, मेरा जो गांव है, मेरा जो तहसील है, मेरा जो क्षेत्र है, उसमें इस हर तरह के जो प्लास्टिक को, चीजों को, प्रोडक्ट्स को रिप्लेस करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। और मैं आपको बोलता हूँ कि ये जो प्रोडक्ट्स हम बनाएंगे ना, ये प्रोडक्ट ऑफ कोर्स भारत में हमारे हर जगह इसकी जरूरत है। लोगों को भी अच्छी तरह से पता भी चल चुका है कि प्लास्टिक कितना डेंजरस है। तो अच्छा मार्केट तो हमारे यहाँ भी है, लोकल मार्केट भी है, लेकिन आपको अंदाजा ही नहीं है कि इंटरनेशनल लेवल पे आज इसकी कितनी अहमियत है, कि इतना जरूरी बन चुका है प्लास्टिक मुक्त करना। इसलिए पिछले साल भी प्लास्टिक, इस साल भी, आने वाले 10 साल में सिर्फ प्लास्टिक का उपयोग ले रहे हैं। कितने सारे संगठन है, कितने सारे देश जुड़ के अभी ये सोच रहे हैं, उन्होंने तय किया कि हम प्लास्टिक को धीरे धीरे करके पूरी तरह से एलिमिनेट करेंगे। लेकिन लाएंगे क्या, उसको रिप्लेस करने वाले प्रोडक्ट्स किधर है। तो हम जो प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं उसके लिए कितनी बड़ी मार्केट है। धीरे धीरे करके हम सब मिलके अगर ऐसे कई सारी चीजें बनाएंगे ना, तो बहुत बड़ा एक्सपोर्ट पोटेंशियल है। पूरी दुनिया में बेच सकते हैं ऐसे प्रोडक्ट्स, हम भारत बना सकता है, सिर्फ भारत बना सकता है। ये जो पोटेंशियल है ना, ये जो रिसोर्सेस, क्योंकि ये सब चीजें खेती से ही आएगी, किसी के पास नहीं इतनी खेती। ये जो ज्ञान है ना, स्किल, ये हमने बहुत हजारों सालों तक पढ़ाई करके, काम करके तैयार किया हुआ है। और ये जो हमारे एंशियंट भारत की जो ये जो कला है, ये नॉलेज है, ये हुनर हाथ है, ये फिर वो प्रोडक्ट्स बनाएंगे जो दुनिया में नहीं दूसरा कोई देश बना सकता। यानी प्लास्टिक सिर्फ एक सिंगल एक विषय इतना बड़ा है कि अगर उसके ऊपर सीरियसली काम करें हम सब लोग मिलके, तो एक बहुत बड़ी इकोनॉमी और अर्थव्यवस्था का निर्माण हो सकता। और यही वो प्रोसेस है कि जो प्रोसेस हमें आसानी से भारत को दुनिया का नंबर 1 इकोनॉमी बनाएगी। हर, यानी आप रिसोर्स, फिजिकल रिसोर्सेज से लेके ह्यूमन रिसोर्सेज से लेके ज्ञान, नॉलेज, हर चीज आज हमारे पास। बस वही करना है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि मुझे अपने क्षेत्र को प्लास्टिक मुक्त करने के लिए ये बिजनेसेस करने हैं, फिर उसके लिए पैसे लाने का काम हम करेंगे, वो एग्जीक्यूट करने का काम वो स्पेशलिस्ट करेंगे जो कोर करेंगे। हमारा काम ये है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक्शन प्लान बनाना, हमारे यहाँ इस क्षेत्र को मैक्सिमम, सबसे पहले तो प्लास्टिक मुक्त करना, और मैक्सिमम प्लास्टिक को रिप्लेस करने वाले प्रोडक्ट्स का निर्माण करके उसको बेचना, जिसकी वजह से ज्यादा आर्थिक प्रगति हमारे इस क्षेत्र की हो, और मिलकर हम पूरे देश को दुनिया की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनाए।